हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यश कीर्ति गोयल। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द RDG क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी और अगर ये आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स पहुँचें और जो एक स्टूडेंट्स में डर रहता है इकोनॉमिक्स को लेके वो डर दूर हो, वो अच्छे से समझ पाएँ, बेसिक लेवल पे समझ पाएँ कि इकोनॉमिक्स चीज़ क्या है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये हमारे वीडियोज़ हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो भी वन डे में करवाए जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि हम अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो SSC 12th लेवल CHSL है, SSC CGL है। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करें तो जैसे पटवारी है, कानूगो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूं तो मैं पंजाब की बात करूं तो PPSC जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, तो PPSC भी जितने पंजाब स्टेट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं आपको लेक्चर, बिकॉज जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ये आपके कवर अप हो जाएंगे इन लेक्चर्स में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो आपको मिली रही होगी उसमें आपने देखा होगा हमने किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, मैं शुरू करता हूं लेक्चर ज़्यादा देरी ना करते हुए। वीडियो इस बार देर से आने का रीज़न ये रहा कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने के कारण लाइट नहीं थी और बहुत थोड़ा दिक्कत था, लाइट नहीं थी, कभी इक्विपमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे बारिश के कारण, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 2। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ डिमांड जो लास्ट लेक्चर हमारा रहा उसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने ये किया कि नॉर्मल गुड्स के केस में अगर प्राइजेस राइज होंगे तो डिमांड फॉल करेगी और अगर प्राइजेस फॉल करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। ये किया था हमने। और हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ली थी, दैट इज ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? कांस्टेंट रहेंगी। राइट, तो अभी देखिए ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में नहीं इसको किया था कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट क्या रहेंगी, तो वो मैं आपको करवाना चाहूँगा आज के लेक्चर में पहले कि क्या ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं और इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। यही हमारा आज का लेक्चर रहेगा थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 2 में, कि हम ये देखेंगे कि अगर जो हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, अगर वो कांस्टेंट ना हो तो क्या चेंज आएगा डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम वो फैक्टर्स कर लेते हैं, अदर थिंग्स, या हम उनको बोलेंगे अदर फैक्टर्स। क्या क्या वो अदर फैक्टर्स हैं? सबसे पहले प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? द थिंग विच यू आर डिमांडिंग and the things or the product which is related to that product which you are demanding in some sense। कि जो भी आप प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट है जो उससे रिलेटेड हैं किसी ना किसी सेंस में। ये दो तरह के होते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। राइट, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं दैट इज कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट यू आर डिमांडिंग। जो भी प्रोडक्ट की आप डिमांड कर रहे हो उसका कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोक की डिमांड कर रहे हो, आप कोक की डिमांड कर रहे हो, तो कोक के सब्स्टिट्यूट में मतलब आप कोक के अलावा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको सेम यूटिलिटी या यूटिलिटी नहीं, जो आपको सेम एक यूजेज देगा। ठीक है, जैसे कि पेप्सी, लिम्का एटसेट्रा। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि कंपटीशन में है उस प्रोडक्ट के जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, वो बन जाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट करना मतलब उसको हेल्प करना, हेल्प करना। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट्री का गुड्स का मतलब है द गुड्स विच कैन बी यूज्ड विद अदर गुड्स, वो गुड्स, वो प्रोडक्ट्स जिनको हम किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अकेले उनको इस्तेमाल करने का अलग यूज़ होगा, किसी दूसरी चीज़ के साथ मिला के यूज़ करेंगे तो उसका एक अलग यूज़ आएगा। ठीक है, जैसे कि सॉक्स एंड शूज़। सॉक्स एंड शूज़ क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। ठीक है, अगर शूज़ पहने तो सॉक्स पहनेंगे, सॉक्स पहने तो शूज़ पहनेंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं टी एंड मिल्क। ठीक है, कि दूध के अलावा चाय, दूध के बिना चाय नहीं बनेगी, तो टी एंड मिल्क दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं इंक एंड मार्कर। तो इंक एंड मार्कर ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। ये मार्कर अगर इसमें इंक नहीं होगी तो ये यूज़ नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो दो हमारे रिलेटेड गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये इफेक्ट करते हैं आपकी डिमांड को अगर इनके प्राइजेस में चेंज आएगा। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे ये होगा। फॉर एग्जाम्पल आप डिमांड कर रहे हो कोक की, आप डिमांड कर रहे हो कोक की डिमांड कर रहे हो, और पेप्सी वालों ने अपने प्राइस कम कर दिए। ठीक है, वैसे हमें पता है कि कोक और पेप्सी दोनों सेम रेट है, से 90 रुपीज़ के हैं 2 लीटर्स वाली बॉटल, 2 लीटर वाली बॉटल कोक और पेप्सी की 90 रुपीज़ की है। ठीक है, मान लीजिए पेप्सी ने अपना प्राइस कम करके 80 कर दिया, तो कोक की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। जब हमें एक ही तरह के यूज़ होने वाली चीज़, दूसरी चीज़ सस्ती मिलेगी तो हम एक चीज़ की डिमांड कम कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा, व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉल। या इसका वाइस वर्सा कि अगर प्राइजेस राइज होंगे पेप्सी के तो कोक की डिमांड, अगर प्राइस राइज होंगे पेप्सी के तो डिमांड कोक की इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये आपको समझ लगा होगा। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो एक तरफ टी है, एक तरफ मिल्क है। ठीक है, तो टी की डिमांड कर रहे हैं हम और प्राइस देख रहे हैं हम मिल्क का। अगर तो मिल्क का प्राइस बढ़ेगा, अगर दूध महंगा हो जाए तो हम चाय पीना कम कर देंगे, टी की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर प्राइस मिल्क का कम हो जाए तो लोग चाय की डिमांड भी बढ़ा देंगे। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो ये रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ये इनवर्स रिलेशनशिप है विद द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा टी एंड मिल्क की बात की, तो अगर मिल्क के रेट बढ़ेंगे तो हम चाय की डिमांड कम कर देंगे। तो ये है इफेक्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का ऑन द डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हमें भी पता है कि जो हमने एजम्पशन लिया थ्योरी ऑफ डिमांड के केस में कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमने एजम्पशन इसलिए लिया ताकि हम अपने लॉ को सही साबित कर पाएँ, एक अच्छे से उसको सेटिंग करवा सकें नॉर्मल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। क्योंकि कोई भी अजम्पशन ली जाती है उसका मेन पर्पस यही होता है कि जो भी हम थ्योरी बनाना चाहते हैं वो थ्योरी अच्छे से फिट बैठ जाए। ठीक है, पर कभी कभी हम ये देखते हैं कि थ्योरीज़ का क्रिटिसिज्म होता है, थ्योरीज़ को नेग्लेक्ट किया जाता है कि ये थ्योरी सही नहीं है, इसके एजम्पशन सही नहीं है। तो वही ये चीज़ है कि जो आप एजम्पशन मान रहे हो कि जो अदर थिंग्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो एक ये हो गया। सेकंड जो हमारी
फैक्टर है जो हम कंसीडर करते हैं, दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो जो कंज्यूमर की इनकम है वो इफेक्ट करती है उसकी डिमांड पे। आपकी जितनी इनकम है आप उसी के अकॉर्डिंग डिमांड करोगे। इनकम को डिनोट करते हैं हम वाई के साथ। इकोनॉमिक्स में इनकम को डिनोट किया जाता है वाई के साथ। तो इनकम अगर बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड क्या करेंगे। अगर आज मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपये है और मैं आपको बोलूं कि आपकी इनकम बढ़ के 20,000 हो गई, तो आप प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज करोगे, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, राइट। देन थर्ड फैक्टर, पॉपुलेशन। ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल हैं आपके एरिया, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट या कंट्री में, वो इफेक्ट करते हैं आपकी डिमांड को। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। मान लीजिए इंडिया कंट्री है हमारा, जो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, या चाइना है फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो चाइना और इंडिया में जो डिमांड हो रही है चीज़ों की, वो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर यूएसए की बात करें तो उसमें 4 या 5 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। किस यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें लाखों में पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, राइट। देन अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो कंट्री लेवल में हम नेशनल इनकम को भी काउंट कर सकते हैं। नेशनल इनकम का भी सेम रोल होगा कि अगर नेशनल इनकम पूरे कंट्री की इंक्रीज होगी तो पूरे कंट्री की डिमांड बढ़ेगी, अगर नेशनल इनकम पूरे कंट्री की कम होगी तो पूरे कंट्री की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। देन एक होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब इसमें चलो हम देख नहीं सकते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। अगर तो मान लीजिए मेरे को कोई शर्ट पसंद आ गई, मान लीजिए ये शर्ट मेरे को पसंद आ गई और अगले 5 साल तक मेरे को इसी टाइप की शर्ट अच्छी लगती है, तो मेरा टेस्ट क्या है, कांस्टेंट है। टेस्ट कांस्टेंट रहेगा तो डिमांड भी कांस्टेंट रहेगी। अगर टेस्ट कांस्टेंट रहेगा डिमांड भी कांस्टेंट रहेगी। या प्रेफरेंसेस की बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मेरे कांस्टेंट रहेंगे तो मेरी डिमांड भी कांस्टेंट रहती है। पर अगर मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये शर्ट है, ठीक है, मैं इसको 2 महीने पहनूँ, 2 महीने बाद मैं इस शर्ट से ये फील करूँ कि ये पुरानी हो गई है या मुझे ये पहन के अच्छा नहीं फील हो रहा, तो मैं इस टाइप की शर्ट्स की फ्यूचर में डिमांड कम कर दूंगा। मैं नए टाइप की ट्रेंड की या नए टाइप के फैशन की बात करूँगा, सॉरी। तो ठीक है, तो ये हैं हमारे अदर फैक्टर्स जिनमें चेंज आने से हमारी डिमांड में चेंज आएगा। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे इनके इफेक्ट कि कैसे डिमांड में चेंज आएगा इन चीज़ों में चेंज आने पर, ठीक है। तो हम देखते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड हमारा 2 तरीके से स्टडी किया जाता है। फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व and second is shift in the demand curve। तो 2 तरीके से हम स्टडी करते हैं, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, राइट। तो मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व देखिए, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व पर ही मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व आपका क्या समझाता है कि जो आपकी डिमांड कर्व है उसी पर ही मूवमेंट हो रही है। ये कब होगा, जब प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी चेंजेस, राइट। तो जो प्राइजेस हैं उस कमोडिटी के, ऑन कमोडिटी मतलब जिस कमोडिटी की आप डिमांड कर रहे हो, तो जो आपकी ऑन कमोडिटी के प्राइजेस हैं अगर उनमें चेंज आएगा तो उसको बोलते हैं हम मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कब होगा,
other things except the price of the commodity changes। ठीक है, तो वो सारे थिंग्स जो भी हमने पढ़े, दैट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये चीज़ें पढ़ी। अगर इन चीज़ों में चेंज आएगा, प्राइस में ना चेंज आके जो जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उसके प्राइस में ना चेंज आए, अदर थिंग्स में चेंज आए, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज़ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, राइट। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। देखिए, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व ये दो तरीके की होती है आगे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ये भी दो तरीके की होती है, फर्स्ट इज इंक्रीज एंड सेकेंड इज डिक्रीज, राइट। तो वन बाय वन हम इन चारों को डिस्कस करते हैं कि मूवमेंट, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन क्या होता है और शिफ्ट के अंदर डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम मूवमेंट करते हैं कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसको इकोनॉमिक सेंस में बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइट। अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या चीज़ है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है कि आपके प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी में चेंज आ रहा है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी चेंजेस। इसको मैं आपको ग्राफ के हेल्प से समझाऊंगा। हमने एक्सटेंशन करना है और कॉन्ट्रैक्शन करना है। मान लीजिए ये हमारा एक्सटेंशन का ग्राफ है और ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ है, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब फैलना, एक्सटेंशन मतलब फैलना। तो डिमांड कब फैलेगी? जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, फैल जाएगी। मान लीजिए यह है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड ओरिजिन और वाई एक्सिस पे है मेरा प्राइस। तो फॉर एग्जांपल प्राइस था किसी चीज़ का 10 रुपीज़, ठीक है, और हम डिमांड करते थे फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स की ही डिमांड करते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आ गया मेरा पॉइंट और ये आ गया मेरा पॉइंट डिमांड का, ये वाला पॉइंट आ गया मेरा डिमांड का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि प्राइस कम हो गई तो डिमांड फैल गई। मान लीजिए ये मेरी डिमांड कर्व है, ये मेरी डिमांड कर्व है। हमें ये तो पता है कि जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो डिमांड कर्व है वो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब नीचे को गिर रही है हमारी डिमांड है, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे को जाएगी, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग मेरी डिमांड कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शो क्या करती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शो करती है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या शो करती है? ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करती है प्राइस का और आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस कहता है मैं ऊपर जाऊंगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो दोनों में एक नेगेटिव सा रिलेशन है। एक कहता है मैं ऊपर जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं नीचे आऊंगा, या प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये नेगेटिव रिलेशन शो करता है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन कब होगा? कि जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए प्राइस कम होके रह गए हैं 6, फॉर एग्जाम्पल प्राइस कम होके रह गए हैं 6, तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी इंक्रीज कर दी। हमने मान लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड हमने कर दी, यहाँ 10 था, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड मान लीजिए हो गई 12, राइट। तो अब ये वाला पॉइंट आ गया हमारा डिमांड का। मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी, ठीक है। तो अब एक्सटेंशन कैसे हुआ? हम ए सेम कर्व पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गए, ठीक है। इसको यही तो है हमारा मूवमेंट अलोंग। एक ही कर्व पे हम मूव कर रहे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट का क्या मतलब है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सेंस डिमांड जो है आपकी वो
क्या हो जाएगी, डिमांड में एक्सटेंशन हो जाएगा, डिमांड आपकी फैल जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। फिर कंट्रैक्शन है, वही सेम एग्जांपल, 10 प्राइस है और 10 ही यूनिट्स की हम डिमांड करते हैं, ये मेरा पॉइंट आ गया, ये मेरी डिमांड कर्व है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना, ठीक है। तो प्राइस बढ़ेंगे तभी तो डिमांड कम होगा। तो मान लीजिए प्राइस बढ़ के हो गए 15, तो हमने मान लीजिए यहाँ डिमांड कम कर दी, डिमांड रह गई 6, तो ये ए पॉइंट है मेरा, ये बी पॉइंट है, ठीक है। हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले गए, तो एक ही मूवमेंट पे हम एक ही कर्व पे हम मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये मूवमेंट कौन सी है, ये है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट में क्या होगा, डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिमांड सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। अगर ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इस पॉइंट को समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो एक दो बार वीडियोस दोबारा देख लेना, यही वीडियो दोबारा देख लेना, समझ भी आ जाएगा। पर अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो सीधा सा है, उसमें क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है वो क्यों होती है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्यों होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि जिस चीज़ की डिमांड हो रही है अगर उसी के प्राइस में चेंज आएगा तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा। डिमांड कर्व जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो उसी सेम डिमांड कर्व ही पर ही मूव करती रहेगी, चाहे डाउनवर्ड मूवमेंट होगी चाहे अपवर्ड मूवमेंट होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा शिफ्ट वाला कर रहे थे, हम शिफ्ट वाले पे आते हैं कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होगा। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व मैंने आपको बताया कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होगा, जब अदर थिंग्स चेंज होंगी, जो अदर थिंग्स हैं वो हमारी चेंज होंगी। इसको भी हम ग्राफ के साथ समझते हैं। शिफ्ट में मैंने आपको बताया दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा आएगा डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और मैंने आपको साथ ही में बताया कि प्राइस में अब चेंज नहीं आएगा, जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उसके प्राइस में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे मेरा प्राइस, सेम यहाँ पे भी पी प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डी, राइट, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि अदर थिंग्स में चेंज आने से इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा। नॉर्मल सी बात है, या एक बहुत इजी वे में मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम इंक्रीज की बात करेंगे तो हमारी डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। या मैं इधर से बना देता हूँ इसको, ये मेरी पुरानी डिमांड कर्व है डी, ये मेरी D1 नई डिमांड कर्व है। जब भी कोई कर्व राइट को शिफ्ट होगी, हम आगे जाके सप्लाई कर्व पढ़ेंगे, कॉस्ट कर्व पढ़ेंगे, या हम प्रोडक्शन कर्व पढ़ेंगे, बहुत सारी कर्व्स पढ़ेंगे। तो इसमें आप यही देखते हैं कि जब भी कोई कर्व राइट को शिफ्ट होगी इसका मतलब वो चीज़ इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीज में क्या होगा, कोई कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगी। ये मेरी पुरानी डिमांड कर्व, ये मेरी नई डिमांड कर्व D1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में आपकी चीज़ें डिक्रीज होंगी। डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज हो गई, मतलब लेफ्टवर्ड नई डिमांड कर्व बन जाएगी लेफ्टवर्ड को। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि न्यू डिमांड कर्व अगर बन रही है, चाहे राइटवर्ड चाहे लेफ्टवर्ड, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। जब नई डिमांड कर्व नहीं बनेगी वो हमारा पीछे वाला पॉइंट होगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में कोई नई डिमांड कर्व नहीं बनी, एक ही डिमांड कर्व पे आप ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा, न्यू डिमांड कर्व बनेगी, चाहे राइटवर्ड चाहे लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है डिमांड डिक्रीज हो रही है, राइट।
बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि जो ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड होगा, ये किन रीजंस के कारण होगा, क्या रीजंस हैं कि डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा। तो इंक्रीज के रीज़न यहाँ हम लिख लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और यहाँ दूसरी साइड हम लिख लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड, राइट। तो डिमांड कब इंक्रीज होगी, देखिए डिमांड कब इंक्रीज होगी, ये मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। जो तो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कोक पेप्सी वाला एग्जांपल लिया, तो अगर हमारा प्रोडक्ट कोक है और दूसरी जगह पेप्सी है तो पेप्सी का रेट बढ़ेगा, पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होगा तो कोक की डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर आपको कोक और पेप्सी दोनों 90 रुपीज़ के मिल रहे हैं और पेप्सी 100 की हो जाए तो ज़्यादा लोग कोक को प्रेफर करेंगे, क्योंकि कोक 10 रुपये सस्ता है फिर पेप्सी से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस अगर फॉल होगा तब हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने टी और मिल्क वाला एग्जांपल लिया था कि अगर मिल्क का प्राइस फॉल करेगा तभी आप टी की डिमांड बढ़ाओगे, ठीक है। अगर मिल्क का प्राइस फॉल करेगा तभी आप टी की डिमांड बढ़ाओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारा इनकम, थर्ड पॉइंट था हमारा इनकम से रिलेटेड। तो अगर इनकम बढ़ेगी, चाहे नेशनल इनकम चाहे इंडिविजुअल इनकम, चाहे पूरे देश की इनकम बढ़े चाहे किसी एक सिंगल पर्सन की इनकम बढ़े, इनकम बढ़ेगी तब भी हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। और पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन में चेंज आएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तब भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। सेकंड, दूसरी तरफ डिक्रीज वाली साइड, इन सब चीज़ों को रिवर्स में लिख देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस फॉल करेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस फॉल करेगा। अगर कोक और पेप्सी दोनों 90 रुपीज़ के हैं और पेप्सी 80 रुपीज़ का हो जाए तो लोग पेप्सी की डिमांड करेंगे, क्योंकि अब पेप्सी 10 रुपये सस्ता है कोक से। तो अगर आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स का रेट कम हो जाएगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर राइज करेगा, प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी और एक अच्छी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल, ठीक है। मान लीजिए पेट्रोल प्राइजेस राइज हो रहे हैं, पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप कार की डिमांड कम करोगे, कार की डिमांड आप कम करोगे, ठीक है। चाहे कार है आपके पास फिर भी आप कार कम चलानी शुरू कर दोगे, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। तो आप ये सोचोगे कि अगर कहीं आसपास मार्केट में जाना है तो हम बाइक पे या स्कूटी वगैरह पे जाते हैं, कार पे एक्स्ट्रा पेट्रोल वेस्ट नहीं करते हैं। तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, अगर प्राइसेस राइज करेंगे तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर वही सेम पॉइंट इनकम, अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में हमें यही देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ ने या गवर्नमेंट कंपनीज़ ने भी क्या किया है, अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दिया है कि हम आपको 100% सैलरी नहीं दे सकते हैं, आप 70% सैलरी ले लीजिए, हाफ सैलरी पे काम कीजिए या 60% सैलरी ले लीजिए। तो जब एकदम से आपका इनकम कम हो जाएगा तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हो वो आप कम कर दोगे। और देन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन जिन कंट्रीज़ में कम है ऑटोमेटिकली वहाँ डिमांड भी कम होगी, ठीक है, राइट। तो ये था हमारा लेक्चर थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 2 के ऊपर, जिसमें हमने ये देखा कि लॉ ऑफ डिमांड तो हमने पढ़ लिया था कि कैसे प्राइसेस में चेंज आने में डिमांड में चेंज आ जाएगा। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड
राइज करेगी। आज हमने ये कहा कि जो अदर थिंग्स हमने कांस्टेंट मानी थी, जो हमारी एग्जम्पशन थी सेट्रस पैरिबस, दैट इज अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो द थिंग्स विच वी हैड पुट कांस्टेंट इन द पास्ट एंड इफ वी आर यूजिंग देम एज नॉन कांस्टेंट नाउ, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट। कि अगर जो भी आपने चीज़ें कांस्टेंट माननी थी, अगर हम उनको कांस्टेंट ना माने तो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या क्या उसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल का और मैंने फेसबुक का लिंक दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, तो आप मेरे को पर्सनल जीमेल या फेसबुक पे भी अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो मैंने यहाँ कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप कमेंट कीजिए। कोई डाउट है, लेक्चर अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट कीजिए, डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई सजेशंस हो कि सर ये वाला प्रोडक्ट ये वाला टॉपिक पहले करवाइए, या ये वाला टॉपिक पे ये पॉइंट नहीं समझ आया, तो मैं आपको वो टॉपिक की वीडियोस बना के दे सकता हूँ। ठीक है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए। इस पैंडमिक की सिचुएशन में हेल्दी रहेंगे तभी स्टडी कर पाएंगे, तभी कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।